हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग आज जीसीडी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। देखिए, एक थ्योरम है कि अगर ए और बी दो इंटीजर है, नॉट बोथ जीरो, ठीक है, दोनों में से कोई एक नॉन जीरो है, तो जीसीडी एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा, यूनिक होगा। तो हम लोग दोनों चीज़ दिखाएंगे कि एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा। ठीक है, तो काफ़ी इसका सिंपल प्रूफ होगा। ठीक है, बस इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। ठीक है, जैसे इसमें दो चीज़ है तो हम लोग एक पार्ट में इसका एग्जिस्टेंस करेंगे। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीसीडी, और दूसरा ये करेंगे कि उसका यूनिकनेस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ जीसीडी। ठीक है, ओके, ये हम लोग का पहला पार्ट होगा। तो देखिए, जो है जीसीडी जो है, चूँकि वो निगेटिव या पॉजिटिव होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑब्वियसली जीसीडी ओके ऑफ टू नंबर ए कॉमा बी इज़ नॉट अफेक्टेड बाई देयर साइंस। ठीक है, बाय दी साइंस, मतलब पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका जीसीडी इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, साइंस ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर वी एज्यूम दैट बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव। ठीक है, दोनों को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं और ये सपोज कर लेते हैं कि ए जो है वो क्या है, वो ग्रेटर है बी से। ठीक है, लेट ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अच्छा, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आप डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम, अगर हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं तो क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू हमको मिलेगा बी क्यू1 प्लस R1। ठीक है, जहाँ जो R1 है वो पॉजिटिव होता है और B से स्मॉलर होगा। ठीक है, फॉर सम इंटीजर Q1 एंड R1। ठीक है ना, और Q1 और R1 क्या होता है, हम लोगों का इंटीजर होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि R1 जो है वो क्या है, वो या तो ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है, और क्या है, B से स्मॉलर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 बाई 1 करके देखते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि अगर R1 ज़ीरो हो जाए, ठीक है, R1 अगर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, देन क्या होगा, A इज इक्वल टू आपको बी Q1 बचेगा, R1 ज़ीरो हो जाएगा तो। और इसका मतलब ये है कि B जो है वो डिवाइड करता है A को, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, चूँकि Q1 एक इंटीजर है। ठीक है, तो अगर B A को डिवाइड करता है तो ऐसे केस में, ठीक है, जो जीसीडी है वो सिंपली क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ए और बी का हमको बी, क्योंकि बी जो है स्मॉलर है। ठीक है, डिवाइड करता है को, तो जीसीडी बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर जीसीडी ए बी एग्जिस्ट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जीसीडी ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को बी मिल भी रहा है। ठीक है, ये तो हो गया तब जब हम लोग R1 को जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग R1 को नॉन जीरो कंसिडर करते हैं, इफ़ R1 नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन क्या होगा, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि R1 जो है लेस देन बी है, देन ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, फॉर R1 लेस देन बी इम्प्लाइज। ठीक है, यानी अगर B चूँकि मेरा छोटा है तो अगर हम B मेरा ग्रेटर है R1 से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं, यानी अगर हम B को R1 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको B इज इक्वल टू मिलेगा सम R1 Q2 प्लस R2। ये पहले भी आप देख चुके हैं। ठीक है, जहाँ आपका जो R2 है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा और हमारा Q1 R1 से स्मॉलर होगा। ठीक है, R1 से डिवाइड किया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये मेरा केस आ गया। अब यहाँ पे फिर से वही बात है कि आपका R2 क्या है, पॉजिटिव है और R1 से छोटा है। अगर हम R2 को जीरो ले लेते हैं, क्योंकि R2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर R2 जीरो होगा
तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा R1 Q2, और यहाँ से हम लोग ये बोलेंगे कि R1 जो है वो डिवाइड करता है b को, चूँकि Q2 आपका क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो भी है आपका R2 है, Q2 है, वो क्या है, वो आपका इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से आगे R1 b को डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अगर R1 b को डिवाइड करता है तो देयरफॉर क्या होगा, तो देयरफॉर हम लोग ये देखेंगे कि a जो है, बल्कि इसको इक्वेशन आप ले लें, 1 2 करके चलते हैं, ये 1 है मेरा, ये मेरा इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो a हम लोग इक्वेशन 1 का यूज़ करें तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b के प्लेस पे लिख दीजिए R1 Q2 इंटू Q1, ठीक है, प्लस R1, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1 को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें आपका R1 कॉमन आ जा रहा है, अंदर में Q1 भी इंटीजर है, Q2 भी इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, ठीक है, प्लस 1। तो ये आपका पूरा एज ए इंटीजर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा इंटीजर है मल्टीपल, तो इसका मतलब ये है कि R1 भी मेरा a को डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा से देखिएगा, है ना, 1 बाई 1 करके हम लोग चल रहे हैं, कोई आपको बड़ा इसमें मेहनत नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो R1 है वो b को डिवाइड करता है, और R1 जो है वो a को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज R1 जो है वो क्या है, इज कॉमन डिवाइजर। ये क्या है, ये कॉमन डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b, a और b दोनों का कॉमन डिवाइजर है। अब हमको दिखाना है कि ये ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट दिखाने के लिए हम पहले ये दिखा लेते हैं कि कोई अनदर इंटीजर है s जो a1 को भी डिवाइड करता है, और s जो है वो a2 को भी डिवाइड करता है। सॉरी, a1 और b, a और b है ना, a को डिवाइड करता है और b को डिवाइड करता है। s डिवाइड्स a एंड s डिवाइड्स b, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ से सिंपली कि s क्या होगा, डिवाइड करेगा a माइनस b Q1 को भी, नो डाउट, है ना। हम लोग ये रिजल्ट जानते हैं कि a को डिवाइड करता है, b को डिवाइड करता है, तो a माइनस b Q1 को भी करेगा, ठीक है। फॉर Q1 बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर आप Q1 को इंटीजर लेते हैं तो, और a माइनस b Q1 क्या है, तो अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो a माइनस b Q1 क्या है, आपका r है, ठीक है। यूजिंग 1 आप देखेंगे तो a माइनस b Q1 मेरा r है, ठीक है, R1 है। तो यहाँ से आ जा रहा है हमारा कि s डिवाइड करता है R1 को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि R1 जो है वो क्या है, वो आपका s से बड़ा है, यानी कि ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो R1 देखिए ग्रेटेस्ट भी है और कॉमन डिवाइजर भी है, यानी क्या हो गया, R1 आपका GCD हो गया। देयरफॉर R1 क्या हो गया, R1 इज GCD ऑफ AB, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हमको R1 जो है वो GCD मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि GCD इस केस में भी GCD AB क्या कर रहा है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कौन सा केस था, व्हेन R2 इज इक्वल टू 0, जब R2 को हम 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा R1 0 है तब भी एग्जिस्ट करता है, और R2 0 है, R2 0 किस में लिया था हम लोगों ने, अंडर R1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर R1 मेरा नॉन जीरो है और उस केस में अगर R2 0 हो जाता है तब भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे ये बात आएगी कि भाई अगर R2 भी 0 नहीं है, तो R2 अगर 0 नहीं होगा तो फिर से हम लोग ऊपर का प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए, इफ R2 नॉट इक्वल टू 0, अगर R2 भी मेरा नॉट 0 हो जाता है तो ये देखिए, ये वही केस है जैसे हम R1 को नॉन 0 लिए थे। हम R1 को 0 लिए थे तो क्या हुआ था, GCD मिला था, और R1 को जब नॉन 0 लिए तो हम क्या किए, आगे बढ़े, ठीक है। इसी तरीके से जब हम R2 को 0 लेते हैं तो मेरा GCD मिल रहा है, और अगर R2 को हम नॉट 0 लेते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर से प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लिखेंगे इफ़ R2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वी रिपीट द प्रोसेस, हम लोग प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है, एज व्हेन R1 नॉट इक्वल टू 0, जब R1 नॉट इक्वल टू 0 था तो जैसा हम लोग रिपीट किए थे वैसा ही हम लोग R2 नॉट इक्वल टू 0 के केस में रिपीट करेंगे, है ना। और ये चीज़ चलता चलेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस टर्मिनेट्स, मान लेते हैं कि ये प्रोसेस मेरा क्या करता है, टर्मिनेट करता है, ठीक है, इन फाइनाइट
स्टेप्स, ठीक है, मान लेते हैं हमको n नंबर ऑफ स्टेप्स मिलता है तो उसमें ये करता है, ठीक है, स्टेप्स n, ठीक है। इन दिस वे वी विल अराइव, ठीक है। इस केस में ऐसा देखिए, ऐसा होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जब मेरा जो है n स्टेप के बाद जो है वो प्रोसेस जो है टर्मिनेट करेगा, ख़त्म होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे में इन दिस वे वी विल अराइव, ठीक है, एट जीरो रिमाइंडर, बात समझिएगा, अच्छे से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एट जीरो रिमाइंडर, ओके, आफ्टर n स्टेप्स। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ये हमारा जो है कोई जो है मुश्किल वाली बात नहीं है। देखिए सिंस है क्या, ये है, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग ये देखे थे कि हमारा जो R1 था वो क्या था, R1 जो था मेरा वो, ठीक है, वो 0 से ग्रेटर था, ठीक है ना। फिर R1 जो है इस तरह से हम लोग लिखें अगर, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो Rn आएगा, ठीक है, Rn वो 0 से ग्रेटर आएगा, ठीक है, उससे बड़ा है मेरा Rn-1, ठीक है, उससे बड़ा है मेरा क्या Rn-2। और ये जो प्रोसेस है हम लोग ये देख रहे हैं कि R2 से मेरा ग्रेटर था R1, आप देख सकते हैं ऊपर में, ठीक है। हम लोग देखे थे कि R2 भी पॉजिटिव हम लोग लिए थे और R1 से स्मॉलर लिए थे, ठीक है ना। अच्छा, और R1 जो था मेरा वो स्मॉलर था B से, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जैसे हम लोग R1 लिए फिर R2 लिए तो ये छोटा होता चला जा रहा है और B मेरा पॉजिटिव है, तो जब छोटा होता चला जा रहा है और सारा ही इंटीजर है आपका, तो कुछ स्टेज के बाद क्या होगा, इंटीजर घटते 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 मेरा 0 पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं कि n स्टेप के बाद वो 0 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड वेयर, यहाँ पे एंड नहीं लिखता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा वेयर लिखना, ठीक है। वेयर, ये जो Rn वाला केस है वो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, जब हम लोग Rn-2 का लेंगे, ठीक है, वेयर जब हम लोग Rn-2 का लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग Rn-1 से, तो हमको सम कोशिएंट जो है वो Qn मिलेगा और इस केस में हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, Rn मिलेगा, ठीक है। और फिर फर्दर जब हम लोग Rn-1 को डिवाइड करेंगे Rn से, ठीक है, तो हमको कोई कोशिएंट मिलेगा Qn+1, ठीक है, और इस केस में हमको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि R1 के बाद R2, R3, R4 से लेकर Rn तक हम जब लेते जाएंगे तो डेफिनेटली ये हमारा चूँकि क्या होता जा रहा है, घटता चला जा रहा है, और इंटीजर है तो एक टाइम के बाद ये 0 मिलेगा, जो हम लोगों ने इन स्टेप के बाद सपोज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि चूँकि 0 रिमाइंडर है, यानी क्या है, Rn जो है वो डिवाइड करता है Rn-1 को, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये तो चीज़ है ही, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर ये Rn-1 को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली क्या होगा, Rn जो है वो डिवाइड करेगा Rn-2 को, इससे पहले इससे बड़े इंटीजर को भी करेगा, ठीक है। Rn डिवाइड करेगा किसको, इसी तरीके से आप देखेंगे तो Rn डिवाइड कर देगा हमको B को, ठीक है, एंड Rn जो है वो डिवाइड्स करेगा A को, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता चलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि हम लोगों का जो केस था, हम लोग ऊपर देखे थे ना कि क्या था, R1 जो है वो डिवाइड कर रहा था A को, R2 जो है डिवाइड कर रहा था B को। कब ऐसा हो रहा था, सॉरी R1 ही कॉमन डिवाइजर था, यस कॉमन डिवाइजर था, ठीक है। तो ये दोनों को डिवाइड कर रहा था। ये कब का केस था, जब हम लोग ये देख रहे थे कि R2 मेरा 0 था। तो जब R2 0 था तो R1 डिवाइड करता था A को, ठीक है। इसी तरीके से अगर R3 अगर आपका 0 होगा तो जो R2 है वो डिवाइड करेगा A को, ठीक है, R2 डिवाइड करेगा B को, ठीक है। इसी तरीके से R2 आपका डिवाइड करेगा R1 को, ठीक है। ये सारी बातें आपको मिलेंगी, क्लियर है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है एक्चुअली Rn+1 को 0 लिया है। अगर आप देखेंगे इस सीक्वेंस में तो क्या है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि Rn+1 0 है। तो अगर Rn+1 0 है तो इससे एक छोटा यानी Rn वो क्या करेगा, वो सारे ही नीचे वाले, ठीक है, सफिक्स को जो है वो सबको डिवाइड करता चलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R3 अगर है तो R1 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर R4 को 0 लेते हैं तो R3 जो है वो R2 को भी डिवाइड करेगा, R1 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ऊपर का जो कॉन्सिक्वेंस है जिससे हम लोग चलते आ रहे हैं उससे हमको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको।
तो यहाँ पे जो है सिमिलर पैटर्न में लिखा गया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों को इन स्टेप के बाद अगर ये 0 होता है तो हमको इस तरीके से क्या मिलता है, दैट इज आर इन जो है हम लोगों को क्या मिलेगा, इस कॉमन डिवाइजर, ये कॉमन डिवाइजर मिलेगा, कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, ए का भी मिलेगा और बी का भी मिलेगा, तो कॉमन तो है ही। अब ग्रेटेस्ट दिखाने के लिए हम लोग ये दिखा देंगे, ठीक है, लेट इफ एस डिवाइड्स ए, ठीक है, ऊपर भी हम लोगों ने एस ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, ठीक है, फिर से, एंड एस डिवाइड्स बी, अगर एस बी मेरा कॉमन है तो हम लोग ये दिखाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से सिंपली वही आ जाएगा, एस डिवाइड्स क्या, ए माइनस बी इंटू क्यू, ठीक है, और एस माइनस ये क्या था, ये था आपका एस डिवाइड्स आर वन, ठीक है ना, यही था। तो अब देखिए एस अगर आर वन को डिवाइड करता है, ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग जैसे यहाँ पे यूजिंग वन एस मेरा आर वन को डिवाइड कर रहा है, तो इसी तरीके से अगर ये आर वन को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या होगा, ये आपका आर टू को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, और ये प्रोसेस मेरा चलता चलेगा, और ये मेरा एस जो है वो आर एन को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखिए, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब देखें आप, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, देखिए सिंपल है, जैसे a माइनस बी क्यू वन है, तो हम लोग देखे थे कि s डिवाइड करता है r1 को, चूँकि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू r1 है ना। अब देखिए जब ये चीज़ आपको मिल जाएगा और फिर आप जब r2 पर जा करके अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वाला केस को, तो वहाँ से फिर से क्या आ जाएगा कि s डिवाइड करता है r2 को, ये सीक्वेंस आपका चलता चलेगा, और हम लोग इसी तरीके से ये दिखा देंगे कि s हमारा rn को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि Rn आपका क्या है, वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है, इज ग्रेटेस्ट। अगर कोई कॉमन डिवाइजर और भी है तो उसमें क्या है, Rn आपका ग्रेटेस्ट भी है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट भी है, कॉमन डिवाइजर भी है, तो इन दोनों को मिला करके हमारा ये कंक्लूजन निकलेगा कि देयरफॉर क्या है, देयरफॉर जो Rn है वो क्या है, वो आपका GCD है, इज GCD ऑफ AB। तो कोई भी केस ले, हर केस में हमको GCD मिल रहा है, तो देयरफॉर हम ये बोलेंगे कि जो GCD है वो क्या करता है, वो AB का एग्जिस्ट करता है, चाहे हम कोई भी केस ले लें। तो एग्जिस्टेंस का आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, दिस कंप्लीट्स एग्जिस्टेंस पार्ट ऑफ थ्योरम, ठीक है, थ्योरम में जो एग्जिस्टेंस पार्ट है वो आपका यहाँ से हो गया। अब हम लोग इसका यूनिकनेस जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो हम लोग करेंगे, ठीक है, हम लोग को ये दिखाना है कि जो GCD होगा वो एग्जिस्ट भी करेगा और क्या होगा, और यूनिक होगा, ठीक है। तो यूनिकनेस दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं कि दो GCD है, लेट D1 एंड D2, ठीक है, बी टू GCDs, ठीक है, ऑफ A एंड B। सपोज कर लेते हैं कि A और B का दो GCD है, D1 और D2, ठीक है ना। देन देयरफॉर क्या होगा, अगर दोनों GCD ही है तो आपको पता है कि GCD तो एक्चुअली कोई एक ही होता है, ठीक है, तो या तो D1 मेरा ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, और D2 मेरा ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि दोनों आप GCD लिए हैं तो D1 ग्रेटेस्ट होगा और D2 ग्रेटेस्ट होगा, ये भी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ एक साथ तो संभव है नहीं, तो यही पॉसिबल है कि D1 और D2 दोनों क्या होगा, एक ही होगा। तो अगर दो GCD आप मानते भी हैं तो वो दोनों अलग अलग नहीं हो सकता, वो एक ही होगा, ये आपका एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, GCD AB इज यूनिक, ये जो भी होगा ये एक ही होगा, दो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से बस इसको लिख करके दिखा देना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम था, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, इसलिए कि अगर आप एग्ज़ाम में हैं BSc एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में ये आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगर आप BSc के बाद हैं तो ये आपके लिए रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को याद रखिएगा कि GCD ऑलवेज यूनिक होता है, ठीक है, और क्या होता है, एग्जिस्ट भी करता है दो नॉन जीरो इंटीजर के लिए, ठीक है ना। आइए हम लोग एक और थ्योरम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये अनदर थ्योरम है हमारे पास में, ठीक है, और इसको अगर आप देखें तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहता है थ्योरम, कहता है कि अगर दो इंटीजर है आपके पास में A और B, ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक नॉन जीरो है तो हमको इंटीजर X और Y ज़रूर मिलेगा, जिससे हम जो GCD है AB का उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन। काफ़ी हेल्पफुल है ये रिजल्ट, काफ़ी यूज़फुल भी है, ठीक है। पहले इसको आइए हम लोग इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन वगैरह
इसमें या तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, प्रूफ देखेंगे। देखिए लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो GCD है ए और बी का, ठीक है, ए और बी का GCD, ठीक है, वो क्या है, वो D है, D हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। और हम लोग जो है एक सेट ऑफ कलेक्शन लेते हैं, सेट S इज इक्वल टू सेट ऑफ कलेक्शन AX1 प्लस BY1, ओके। इस तरह सा कलेक्शन ले रहे हैं ना कि जो कलेक्शन है वो क्या है, वो पॉजिटिव एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। और आपका जो x1 है और y1 है वो क्या है, वो आपका इंटीजर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमको जो चीज़ प्रूफ करना है उसी का हम एक सेट बना लिए हैं, ठीक है। हमको क्या बोलता है, देखिए हमको मेरा टारगेट ये है कि हमको ये दिखाना है कि ए और बी का GCD जो है जब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो उनका जो GCD है उसको हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट लिए हैं, ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन का जो पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का हम लोग ले सकते हैं, है ना। हम इसमें बस ये दिखा देंगे अगर कि जो है इस तरह का जो भी सेट है तो सारा जो GCD है, ठीक है, जो GCD होगा वो मेरे सेट का एक मेंबर होगा, तो फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह का सेट क्या ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, चूँकि हम लोग क्या लिए हैं, ये देख रहे हैं कि A या B दोनों एक साथ जीरो नहीं है, तो सिंस ये लिखेंगे, ठीक है, आइदर ऑफ A एंड B इज़ नॉन जीरो, चूँकि दोनों तो जीरो नहीं है एक साथ, ठीक है। तो या तो A मेरा है कुछ ना कुछ और B मेरा है, देयरफॉर S में कोई ना कोई एलिमेंट है, ठीक है। आइदर A एंड B इज़ नॉन जीरो, देयरफॉर क्या होगा, या तो कम से कम आपका आइदर मॉडुलस A, एब्सोल्यूट वैल्यू A और एब्सोल्यूट वैल्यू B क्या करेगा, वो S में बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर हम x1 को 1 भी मान लेते हैं तब भी, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर S इज़ नॉन इम्पटी, तो S जो है हमारा क्या है, वो कम से कम ये है कि इम्प्टी नहीं है, नॉन इम्प्टी, ठीक है। तो S हमारा नॉन इम्प्टी हो गया, यहाँ से ये पता चल गया, तो हम लोग S को इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है कि S को अगर वेल ऑर्डर्ड किया जाए तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट भी होगा, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट S हैज़ लीस्ट एलिमेंट, S के पास में जो सबसे छोटा एलिमेंट है, S हैज़ लीस्ट एलिमेंट D, और D को कैसा लिखा जा रहा है, AX0 प्लस BY0 करके, ठीक है ना, ओके। अच्छा, तो अब ध्यान दीजिएगा, हाँ, हम लोग सबसे छोटा एलिमेंट क्या लिए हैं, D लिए हैं, और D क्या है, AX0 प्लस BY0 फॉर्म का है। देयरफॉर ये जो D है मेरा, ये क्या होगा, ये मेरा दोनों से छोटा होगा, ठीक है, A से भी छोटा होगा और B से भी छोटा होगा। अब ध्यान दीजिए A और B ये जो है ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, और हम D को सबसे छोटा एलिमेंट मान ले हैं, तो D मेरा डेफिनेटली क्या होगा, सबसे छोटा है, तो जो एलिमेंट A और B S में है उससे भी ये छोटा होने वाला है, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो D मेरा स्मॉलर देन हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू A और एब्सोल्यूट वैल्यू B, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए अगर हम इसमें कोई एक चीज़ लेते हैं, ठीक है, फॉर हम ये अगर लेते हैं कि D जो है वो स्मॉलर देन है दिस वन, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है, इम्प्लाइज क्या मिलेगा हमको, बोलिए, हमको सम इंटीजर मिलेगा कि हम मॉडुलस वैल्यू A को क्या लिख सकते हैं, D इंटू क्यू प्लस R लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर सम R एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड, और R जो होगा वो क्या होगा, वो मेरा पॉजिटिव होगा, या तो क्या होगा, या D से स्मॉलर होगा, यही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस A माइनस डी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसका जो मतलब होता है वो ये होगा कि ये तो या तो प्लस A है या तो माइनस A है। माइनस D का जो वैल्यू है वो यहाँ से पुटअप कर दीजिए, तो D का वैल्यू हो जाएगा AX0 प्लस BY0 इंटू क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको हम अगर अलग अलग करके लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस माइनस 1, A को मैंने कॉमन ले लिया, माइनस, ठीक है, QX0
ओके, और प्लस बी माइनस क्यू वाई नॉट, ऐसा लिख सकते हैं डेफिनेटली। ए और बी को मैं अलग करूँ तो ये क्या है, ये अगर देखिएगा तो ये असल में ए इंटू सम इंटीजर प्लस बी इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में है, यानी कि ये हम बोलेंगे कि ये भी मेरा क्या है, इसका ही एक मेंबर है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका नियरली जो है ऐसा फॉर्म है, ये हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, ये x2 है सम x2, और ये क्या है, ये आपका b y2 है। ठीक है, अगर हम लोग मान ले तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये जो r आ रहा है मेरा वो भी इसी फॉर्म का आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि r जो भी जो है वो क्या है, s में ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि s के पास में जो भी एलिमेंट है वो इसी फॉर्म का है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, r बिलोंग्स टू s। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं r बिलोंग्स टू s है। ठीक है, और क्या है, और r जो है मेरा वो लेस देन d है, r क्या है, d से छोटा है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो देखिए r जो है, अच्छा, और ये देखिए एंड d क्या है, और d जो है आपका वो लीस्ट है, इज लीस्ट मेंबर ऑफ s। बात समझिएगा अच्छे से, d जो है वो s का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो उससे छोटा एलिमेंट तो मेरे को मिल नहीं सकता है। तो अगर r भी s में है और r d से छोटा है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या होगा कि r मेरा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, डेफिनेटली क्या होगा मेरा, r 0 होगा। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0, और अगर r इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, कंसिक्वेंटली ये हो जाएगा कि अगर हम लोग r को 0 लेते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि जो a का जो मॉडुलस वैल्यू है वो dq के बराबर आ जाएगा। इसको आप चाहे तो 1 ले सकते हैं ऊपर में, इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग 1। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो हम लोगों ने आराम से दिखा लिया कि अगर d मेरा कोई लिस्ट मेंबर है इसका, तो जाहिर सी बात है कि उससे छोटा एलिमेंट हमको मिलने वाला नहीं है। तो अगर r इस तरह का कोई मिलता भी है तो वो 0 होगा, यहाँ से ये चीज़ आपको मिल जाएगी, और डेफिनेटली देन क्या होगा, d डिवाइड्स करेगा कि इसको, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू a को। ठीक है, अच्छा, अगर a को डिवाइड करता है a के मॉड वैल्यू को, तो a को भी करेगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे जो डिविजिबिलिटी है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हम ये दिखाए हैं कि a को डिवाइड कर रहा है d, इसी तरीके से हम ये भी दिखा सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दें बस सिंपली, इन सिमिलर मैनर। ठीक है, इन सिमिलर मैनर, ठीक है, वी कैन शो दैट, हम लोग दिखा सकते हैं क्या करेगा कि d जो है वो डिवाइड करेगा b को। ठीक है, तो d a को भी करता है, d b को भी करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि d इज कॉमन डिवाइजर। d क्या है आपका, कॉमन डिवाइजर है ऑफ a एंड b। d हमारा क्या है, a और b का कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको ये दिखाना होता है कि ये ग्रेटेस्ट है, तो अगर ग्रेटेस्ट दिखाना है तो उसका तरीका आपको पता है। ठीक है, नाउ हम लोग ये ऐसा मान लेते हैं कि कोई अनदर इंटीजर है। ठीक है, नाउ अनदर इंटीजर, कोई भी अनदर इंटीजर है, अनदर इंटीजर ले लेते हैं c। ठीक है, इज सच दैट, अगर ये ऐसा है कि ये भी क्या करता है, c को डिवाइड, a को डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है, यानी ये भी एक तरह का अगर कॉमन डिवाइजर है, तो हमको ये दिखा देना होता है कि d जो है मेरा वही क्या है, ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो देखिए अगर ये डिवाइड करता है दोनों को, तो इसका मतलब है कि ये दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ये हम लोग रिजल्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले ही क्लास में। तो यहाँ से ये चीज़ आ जा रहा है कि c यानी डिवाइड करेगा किसको, d को भी करेगा। इसलिए कि देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ, c जो है किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन को जो है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, और ये क्या है, ये आप देखेंगे तो ये जो है इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, जिसका सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, d है, यानी c d को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चल गया हमको पता कि इसका मतलब क्या है कि d ही मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट है, d इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, अगर d ग्रेटेस्ट है और d कॉमन डिवाइजर है तो डेफिनेटली क्या हो गया, d मेरा GCD हो जाएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू GCD AB। ठीक है, और d हमारा किस फॉर्म का है, और d हमारा है ax प्लस by फॉर्म का। तो इस तरीके से देखिए आपका प्रूफ्ड हो जाता है। ठीक है, छोटा सा रिजल्ट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ से कुछ हम लोग रिमार्क भी देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रूफ तो हम लोगों ने कर लिया।
अब देखिए जैसे कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को जाननी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ आपको रिमार्क बता रहा हूँ, ठीक है। रिमार्क नंबर 1, ठीक है। क्या है ये कि ये जो हम लोगों को सेट मिला ना, एस इज इक्वल टू क्या, सेट ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। ये जो हम लोग लिए थे, यहाँ पर हम लोग ये देखे थे कि क्या है आपका x और y जो है वो आपका इंटीजर है, ठीक है। ओके, तो ये जो सेट है याद रखिएगा, इस तरह का जो सेट होता है, तो अगर D आपका GCD है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका कंसिस्ट करेगा, कंसिस्ट्स, ठीक है, मल्टीपल ऑफ D, ठीक है, कंसिस्ट मल्टीपल ऑफ D, मल्टीपल ऑफ D यानी क्या, यानी आपका देखिए इसमें D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, ठीक है। इस तरह का आपको एलिमेंट मिलेगा, वेयर जहाँ आपका जो D है वो क्या था, वो GCD था आपका AB का, ठीक है। एक ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो रिजल्ट है वो ये है कि देखिए अगर हम लोग ये देखते हैं कि A और B इसका जो GCD है अगर D है, ठीक है, तो अगर आप के ए इंटू के ए कॉमा के बी, अगर इसका आप GCD निकालेंगे, इसका GCD क्या निकलेगा, इसका निकलेगा मॉड के इंटू डी निकलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये इसके सिंपली ऐसे बोल सकते हैं हम लोग इसको कि अगर आप के ए और के बी इसका अगर आप GCD निकालते हैं तो ये होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के इंटू GCD ऑफ ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका भी आप प्रूफ देख सकते हैं, इसका भी प्रूफ आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, आसानी से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए बता रहे हैं। डी आपका अगर GCD है ए और बी का, ठीक है, तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, लेट डी इज इक्वल टू दिस वन, और D1 ले लेते हैं हम लोग GCD ऑफ के ए कॉमा के बी, इसका जो GCD है वो उसको D1 ले लेते हैं, ठीक है। के को हम लोग मान लेते हैं कि के क्या है मेरा, वो पॉजिटिव है, ठीक है। के को हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया। अब देखिए डी अगर GCD है तो आपको पता है कि डी इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, है ना। ऊपर भी अभी हम बताए हैं आपको कि डी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, जहाँ आपको एक्स और वाई क्या होगा, कोई सम इंटीजर होगा जेड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अगर हम दोनों तरफ डी इंटू के से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स इंटू के ए ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वाई इंटू के बी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन ये देखिए, ये जो है हमारा ये हम लोग अगर देखें तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अगर D1 इसका GCD, तो D1 को कैसे लिख सकते हैं, के ए इंटू सम इंटीजर एक्स प्लस के बी इंटू सम इंटीजर वाई लिख सकते हैं, ठीक है। कोई अनदर इंटीजर होगा, है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिएगा आप, यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यही चीज़ है तो एग्जैक्टली तो D1 के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग इसको बोल देंगे D1 इंटू सम R बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई दूसरा x1 मिले, कोई y1 मिले, ठीक है ना, कोई अनदर इंटीजर मिले। तो कोई भी अनदर इंटीजर मिलता है तो अगर हम लोग इससे रिलेट करेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, D1 इंटू R लिख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। चूँकि पैटर्न दोनों का वही है तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि जो D1 है वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है D को, ठीक है। चूँकि डी के इज इक्वल टू D1 इंटू R मिला है तो हम क्या बोलेंगे कि D1 जो है वो डिवाइड कर रहा है मेरा DK को, ठीक है। अगर D1 DK को डिवाइड करता है और ऊपर हम लोग ये देख रहे हैं कि D डिवाइड करता है A को और D डिवाइड करता है B को, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको, इस तरीके से आप करेंगे कैसे, देखिए सिंस क्या है मेरा, जो D है वो GCD है AB का, इसका मतलब है कि D जो है डिवाइड करता है A को और D जो है वो डिवाइड करता है B को, यानी D जो है वो कॉमन डिवाइजर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग DK को देखें तो DK डिवाइड करेगा DA को, और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि DK डिवाइड करेगा किसको, अच्छा ऊपर नीचे हम लोगों ने K से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे ठीक से कर लीजिए। तो DK डिवाइड करेगा KA को और DK डिवाइड करेगा मेरा KB को, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये बोलेंगे कि जो DK है वो क्या है, वो मेरा कॉमन डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र, ठीक है, किसका, ऑफ KA एंड KB, KA और KB का जो कॉमन डिवाइज़र है वो क्या है, वो DK है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जो DK है वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है एक्चुअली D1 को,
देख सकते हैं, ठीक है। चूँकि डी के जो है वो क्या है, कॉमन डिवाइजर है के ए का और के बी का, ठीक है। अच्छा, अब के ए और के बी का जो आप देख सकते हैं कि के ए और के बी इसका जो GCD है वो D1 है, यानी ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है। D1 क्या है, D1 जो है आपका वो है ग्रेटेस्ट, यानी GCD है किसका, के ए का और के बी का। ये गिवन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये अगर गिवन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अगर डी के भी कॉमन डिवाइजर है तो D1 ग्रेटेस्ट होगा, तो डी के डिवाइड करेगा D1 को। तो अब देखिए यहाँ से डी के डिवाइड कर रहा है D1 को, और ऊपर में ये देखे थे कि D1 डिवाइड कर रहा है डी के को, तो दोनों तो पॉसिबल नहीं है। तो अब तो यही हो सकता है कि देयरफॉर क्या होगा, D1 और डी के दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब D1 क्या है, तो D1 आप देखिएगा तो D1 जो था वो GCD है के ए और के बी का, ठीक है। और यहाँ पे आप के को बाहर रहने दीजिए और डी जो है वो GCD है ए बी का। तो यहाँ से आपका प्रूफ्ड हो जाता है, चूँकि हम लोगों ने के को पॉजिटिव लिया था तो यह प्रूफ हो जाएगा, और के अगर निगेटिव भी होगा तो यहाँ पे आप मॉड लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है ना, बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई खास चीज़ तो नहीं है, ठीक है। D1 को इस फॉर्म में लिखा और D को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा, के से मल्टीप्लाई कर दिया तो खुद ब खुद ये क्या आ जाएगा, D1R आ जाएगा, सब मल्टीपल ऑफ D1 आ जाएगा, ठीक है। चूँकि D1 आपका इसी फॉर्म का है, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग बिल्कुल इसको लिख सकते हैं और प्रूफ भी करना ईजी है, आप देख रहे हैं। एक और छोटा सा इसमें रिजल्ट देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर, ठीक है। ये है कि अगर D इज इक्वल टू है GCD AB, ठीक है, देन अगर कोई ऐसा लिखे कि GCD ऑफ A बाई D कॉमा GCD ऑफ B बाई D, ये क्या होगा, तो ये डेफिनेटली 1 होगा। अब इसको कभी कभार प्रूफ करने के लिए बोल देता है, तो प्रूफ करना इसका भी काफ़ी इजी है। कैसे करेंगे, तो ऊपर का जो रिजल्ट है उसको देख के आप प्रूफ कर सकते हैं। क्या है, D इज इक्वल टू GCD है ए बी का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि D डिवाइड करता है A को और D डिवाइड करता है B को। D इज कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से आप ये देख लीजिए कि इसका अगर हम लोग उल्टा करें, देयरफॉर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि A बाई डी एंड B बाई डी, आर क्या होगा, आर इंटीजर्स होगा, डेफिनेटली पता है आपको, ठीक है ना। चूँकि नीचे वाला जो है होता है वो बड़ा वैल्यू होता है, तो अगर हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, हमको इंटीजर आने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे तो आपको मार्क पे भी ध्यान देना, ये सीधा होता है बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रेट, ये ऐसे है ना। और अगर आप इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, A बाई डी, थोड़ा तिरछा लिखेंगे, हाँ, B बाई डी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, आर इंटीजर्स, ये दोनों एक ही चीज़ है, हाँ। जो ये डिवाइड में जो है इसका ये जो है ये बाई कहलाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म एक ही है, लेकिन अगर आपको डिवाइड में पूरा लिखना है तो D डिवाइड से A पूरा सीधा लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए नाउ, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि मेरा जो D है वो क्या है, वो है GCD AB, ठीक है। अब हम लोग वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं D इंटू A बाई डी कॉमा D इंटू B बाई डी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि जब हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगेन ये जो है मेरा ये इंटीजर है A बाई डी, ठीक है, ये भी मेरा इंटीजर है ना। तो इंटीजर जो ऊपर का जो प्रॉपर्टी था उसमें क्या हो जाएगा, ये D को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे D A बाई डी कॉमा B बाई डी, ठीक है, ऊपर का प्रॉपर्टी से, हाँ। अब देखिए इधर भी D है इधर भी D है, अगर इस D को कैंसिल करते हैं दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू GCD A बाई डी कॉमा B बाई डी, ठीक है। तो ऊपर वाला प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप प्रूफ कर सकते हैं कि जब भी इस तरह का GCD होगा जिसमें कोई कॉमन वैल्यू होगा तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया है। समझ में आया तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एनालिटिक वे में बनाइएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे आज विजिट कर रहे हैं तो पूरा कंटेंट जा करके इसका देखिए, ठीक है। और डे बाई डे कंटेंट आपको मिलता जा रहा है तो सब्सक्राइब करने भी ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।